हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगा कर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसके पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो छुप के पीछे से गई और जो कि कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम प्रिया है, मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी क्योंकि मुझे किसी की हुई गलती का कर चुकाना पड़ा था। हम भाई बहन, 2 बहनें और एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन है। मेरी बड़ी बहन बहुत ही समझदार और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन सिया से बड़ा प्यार था, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह घर का काम करती तो मैं भी काम करने की जिद करती थी। मुझे भी वही काम करना होता था। वो खाना बनाती तो पापा उसके खाने की तारीफ़ करते तो मुझे भी हर हाल में खाना बनाना होता। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर सिया दीदी से कहा करते थे कि तुम्हें सोच समझ कर कदम रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं, इसलिए सिया दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया यह सब हमारा वहम था। सिया दीदी भी तो इंसान ही है और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी दीदी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही दीदी ने अपनी BSc पूरी की, हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता कि रिश्तेदारों की लाइन लगी हुई है कि हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे और आए दिन वे लोग हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो, दूर दूर तक, वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बैठाकर उनके दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है तो अपनी माँ को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक बार भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर लिया था और बात मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने सिया का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप हो गई। सिर्फ मम्मी ही नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नज़रों से देख रहे थे कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। तभी मम्मी कहने लगी, राजेश, यह कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले दिन मम्मी हम बहनों के कमरे में आई। मम्मी कहने लगी, सिया, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से अपने आप को नहीं रोक पाई, बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने सिया दीदी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उस बात का यकीन दिलाती हूँ, अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो वहीं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने नाम में सर हिला दिया और बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबोगरीब उन्होंने घेर लिया है। ऐसा लगता है कि यह शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरी किस्मत की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ बहुत बीमार है और बिस्तर पर लेटी रहती है, इसलिए दादी और बहन आई है। मम्मी दीदी सिया को अपने साथ ले गई थी तो लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया। वह लड़की भी अच्छी लग रही थी। उसने तो अभी से सिया को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने सिया दीदी के हाथ में पैसे रख गई थी। सच कहूँ तो सिया
मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई है। तुम बताओ प्रिया, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे शर्म के मारे लाल लाल हुए जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ के बैग रख रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा था। किसी के दिमाग में यह भी गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश हैं। मैंने तो हफ्ते पहले ही ढोलकी का इंतज़ाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया था कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर हम कहाँ रुकने वाले थे। हमने बहुत ढोलकी बजाई और दीदी बहुत एंजॉय करा करती थी, बल्कि अपनी पसंद के गाने भी गाती थी और डांस भी करती थी। खैर, वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम था। सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो राजकुमार लिखा गया है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वहाँ भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को कहने लगी, मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी सिया दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और कहा, यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वे उस अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज़ की गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झंझोड़ दिया। मैं बोली, मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करती हूँ। मम्मी मेरे साथ आकर दीदी को ढूंढने लगी। हमने सब जगह देख लिया, हमें कहीं दीदी नहीं मिली। मम्मी का रंग उड़ गया। तब जयमाला का टाइम हो गया और जयमाला के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी नम थी। शायद उनकी अपनी बेटी की विदाई का गम था। उन्हें कहाँ पता था कि उनकी चहेती बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर गई। पापा कहने लगे, जल्दी से सिया बिटिया को ले चलो, वहाँ जयमाला का टाइम हो गया है। मम्मी रोते हुए बोली, राजेश सिया नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब कि सिया नहीं मिल रही है? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना देख लिया, कहीं नहीं है। पापा का दिल हाथ रख कर रोने लगे। शीला, अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर बोली, राजेश आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले कि शीला, तुम में इतनी हिम्मत है? मम्मी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाए और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवा कर सादगी से घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी। मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में चुपके बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि सिया दीदी के हाथों ऐसे बुराइयां सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, राजेश इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बेटा तुम्हारी मदद करेगा। पापा बोले, तुम तो चुप ही रहो शीला, तुम्हें अगर मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम लगा कर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुए जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर जाएगा तो मेरा मरा
हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी स्थिति हो गई थी। हर तरफ एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सब से छुप छुप कर रोते थे। जब वो नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते, आंखें भी नम होती। मैं कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सब से छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यही लगता था कि दीदी की शादी का किस्सा ख़त्म हो गया, मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आया था। इतना महीने हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे। बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा कि आपकी भी कोई मजबूरी होगी। यह भी हो सकता है कि बड़ी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो, इसलिए आपने राजेश बेटे की बीमारी का बहाना बनाया हो अपनी इज्जत बचाने के लिए। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आप अच्छा समझें तो आप राजेश बेटे से मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसे वह बात न थी और हमें हर जगह मिलावट ही मिली। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं राजेश से बातचीत करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, प्रिया तुम कहो तो यह रिश्ता मंजूर है। मैंने बड़े गुस्से से कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफ़रत की निगाहों से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी, बोली, बेटी हमारे नसीब है ऐसे ही किसी की सज़ा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज़ मत हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान अच्छा करेंगे। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला था। जैसे घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की पे आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों में किचन में चले गए थे। मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया। इधर उधर देख रहे थे जैसे वह यह काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वह किचन में गए और किचन से एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी देख रही थी। यह सब जो अभी मेरी नज़रों से देखा था, यह सब क्या था? यह बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती, क्योंकि जब पहले काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब काम छोड़ छाड़ कर पापा के पास आ जाया करती थी, उनसे खाने का पूछती थी, फिर ताज़ा रोटियां बना कर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही है। खैर पापा आधे घंटे के बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़कियों से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हीं लड़कों वालों का फ़ोन आया था और वह अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे थे। वह कह रहे थे कि अगर आप अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे रहे हमें, तो छोटी बेटी का रिश्ता दे दे। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया। गुस्से से बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने ख़राब दिन नहीं आए कि तुम जैसे बेगैरत लोगों का रिश्ता दे दे। मैं वहाँ चौंक गई। वहाँ मम्मी भी दंग रह गई। मम्मी बोली, राजेश आपकी इस बात का मतलब क्या है? क्या वे अच्छे लोग नहीं हैं? पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए भी तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अकल पर बड़ा यकीन था। आपको तो लगता था कि औरतें कम अकल वाली होती हैं। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप जैसे सिया का रिश्ता ऐसे बुरे लोगों में दे रहे थे। पापा इधर उधर दरवाजे देखकर
मारते बाहर निकल गए थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी और बोलने लगी, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, अब तुम्हें क्या बोलूँ। मैं वह जितनी देर घर में होते अपने कमरे से नहीं निकलती। जब मम्मी हर वक्त सिया के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात देर घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन सिया दीदी को याद करने लगी थी। सिया दीदी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काश वह इतना गलत कदम ना उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वह और कोई नहीं, मेरा बाप था। मैं चौंक गई कि पापा। अंदर से ऐसा लगा जैसे वह बहुत मजबूर हो। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था कि तभी वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था वह खुला हुआ था और उससे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं छुप कर अंदर का सारा मंजर देखने लगी थी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं यह देखकर कांपने लगी। पापा दीदी को निवाला बना बना कर मुँह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो सिया। सिया दीदी बिल्कुल पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी। इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या आप यह घिनौनी हरकत प्रिया के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, सिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मैं यह सब कुछ कभी प्रिया के साथ नहीं कर सकता था। सिया दीदी रोने लगी। वह बोली, मुझे वजह जाननी है, आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर रखा है? तो बोले, सुनो, आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। मैं तुम्हें वैसे भी सारा दिन बेहोश कर रखता हूँ, मगर यह जो प्रिया है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादा देर छत पर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। रात के समय उस पैर सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। सिया, हम 2 भाई बहन थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन जो मुझसे पूरी 8 साल बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी पहले हो गई थी। दीदी के जाने के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी हो गई, इसलिए मेरी शादी जल्दी करके उन्होंने मेरे लिए शीला को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता हो गया। उन्हीं दिनों हम पर एक कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि मेरी दीदी विधवा हो गई। वो बिल्कुल तन्हा ही रह गई, बल्कि उनकी गोद में एक 4-5 महीने की बच्ची थी और उन्हें यह बच्ची नहीं चाहिए थी। और मेरी माँ की भी उम्र हो गई थी, इसलिए वो भी तुम्हें संभाल नहीं सकती थी। शीला ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया कि मैं भूल ही गया कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो शीला को मम्मी और अपनी सगी माँ को बुआ कहती थी। हालत कुछ ठीक हुई तो हम तुम्हारी माँ का रिश्ता ढूंढने लगे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया, उससे उसकी शादी करा दो। जब उसकी जांच की तो वो फ्रॉड निकला, मगर जब मुझे यह ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपनी माँ के नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगी तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ बीमार थी, लेकिन दादी और बहन तो थी, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई, और तुम जानती हो वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक शीला को सारी सच्चाई बता दूंगा और
फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती। मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद कर रखा। यह मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम्हें मैंने कैद कर रखा है उस दिन से प्रिया से मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। सिया दीदी जैसे एकदम से होश में आई। वह बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो भी आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला लिया। अपनी इज्जत को खाक में मिला लिया है। लोग तो अब भी यही मान रहे होंगे कि मैं घर से भाग गई इसलिए तो बारात वापस लौट गई। अभी वह बातें कर रहे थे, सुबह की मंदिर में घंटी की आवाज़ें आने लगी और पापा बोले, सिया बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि किसी की आंखें खुल जाए। मैं आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म अपनी दीदी पर नहीं होने दूंगी। उनकी माँ ने जो गलती की उनकी सज़ा अपनी दीदी को नहीं मिलने दूंगी। भगवान सबको उनकी गलती की सज़ा देते हैं और आपने यह सब क्यों किया दीदी के साथ। पापा मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे कि फिर सुबह हम सब ने पापा पर अपनी अदालत लगा ली। मम्मी जज थी, पापा रो रो कर माफ़ी मांग रहे थे। दीदी ने ही पापा को सबसे पहले माफ़ किया, फिर हम पर भी जोर दिया था कि पापा को माफ़ कर दे। सब कुछ ठीक हो गया। पापा ने दीदी को इजाज़त दे दी कि वह अपनी माँ से मिलने लगे। वह अपनी माँ से मिलने लगी थी। बहुत ही जल्द उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ है। यह एक मोटिवेशनल कहानी है, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, घर छोड़कर बिल्कुल ना भागें। आप अपने दिल की बात अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं, क्योंकि माँ बाप भी आपकी बात से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि वे हमेशा अपनी औलाद का हमेशा भला चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।